दोस्तों, स्वागत है आपका श्रीराम कोचिंग क्लासेस चित्तौड़गढ़ में। हमारी जो लास्ट क्लास किडनी की हुई थी इसमें हमने बहुत सी चीज़ें डिस्कस की थी और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे शरीर में जो मूत्र का निर्माण होता है किडनी के अंदर, वो मूत्र का निर्माण किस तरह से पूर्ण होता है, मूत्र का निर्माण कैसे होता है। इसके साथ साथ आज हम डिस्कस करेंगे कि किडनी से संबंधित हमारे शरीर में कौन कौन सी बीमारियाँ होती है, या फिर अपन ये कहते हैं कि एक्सक्रीटरी सिस्टम से संबंधित हमारे शरीर में कौन कौन सी बीमारियाँ होती है। तो ये दो टॉपिक पर अपन आज हम बेसिकली चर्चा करने वाले हैं। तो आइए आज का जो अपना पहला सबसे टॉपिक है स्टार्ट करते हैं कि मूत्र निर्माण की क्रियाविधि। हमारे शरीर में यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है, मूत्र कैसे बनता है, इसको अपन आप जानते हैं। तो इसको देखो, ये बेसिकली 3 स्टेप में पूरा होता है। सबसे पहला स्टेप जो होता है इसका वो होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इसका दूसरा स्टेप जो होता है वो होता है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। इसका तीसरा स्टेप जो होता है वो होता है ट्यूबुलर सेक्रेशन। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या होता है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या परानिस्यंदन, इसको अपन दोस्तों समझते हैं डिटेल से अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बारे में। तो ये देखना कि ये जो मूत्र निर्माण की क्रियाविधि हो रही है पूर्ण, ये हो कहाँ रही है। हमारे शरीर में 2 किडनियां हैं। एक किडनी के अंदर 10 लाख नेफ्रॉन है और उन नेफ्रॉन्स के अंदर खून आ रहा है और खून आकर के फिल्टर होकर के छन के जा रहा है। तो अब उनमें खून कैसे छन रहा है ये अपन देखने वाले हैं। तो बेसिकली एक नेफ्रॉन के अंदर खून कैसे छन रहा है वो अपन देखने वाले हैं। तो ये एक नेफ्रॉन की आपको 3D स्ट्रक्चर में बताना चाह रहा हूँ। ये आपको एक नेफ्रॉन दिखाई दे रहा है। इस नेफ्रॉन को बीच में से काट दिया है, इसका अनुप्रस्थ काट लिया, इस वजह से आपको ये बीच की जो ग्लोमेरुलस से कटी हुई नजर आ रही है। इसी को मैं आपको 2D फॉर्म में दिखाता हूँ ताकि मैं अपने टॉपिक को आसानी से समझा सकूँ। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो होता है इसको अपन समझते हैं, जैसे इस डायग्राम को मैं 2D में बना दूँ तो यहाँ पर क्या है, जैसे हमारे पास बोमेन कैप्सूल होता है, तो ये हमारा बोमेन कैप्सूल है। इस तरीके से मैंने बोमेन कैप्सूल बना दिया। अब इसी के अंदर देखते हैं बोमेन कैप्सूल के अंदर जो होता है ये हमारा ग्लोमेरुलस होता है। तो ये मैं ग्लोमेरुलस को बनाने की कोशिश करता हूँ। ये ग्लोमेरुलस है। ग्लोमेरुलस के अंदर आप देखते हो कि 2 नलियाँ होती है। एक नली आ रही है, एक जा रही है, खून लेकर के आएगी नली और ये खून लेकर के इस तरह से जाएगी। इस नली को अपन अभिवाही धमनी कहेंगे, अभिवाही धमनी। और जो लेकर के जा रही है खून, इसको अपन अपवाही धमनी कहेंगे। तो ये हो गए अपवाही धमनी का कहेंगे, तो अपवाही धमनी का, अपवाही धमनी का और अभिवाही धमनी का। आपको दिखाई दे रहा है कि जो अभिवाही धमनी का है इसका व्यास ज़्यादा है और जो अपवाही धमनी का है इसका व्यास कम है। तो आने वाला खून ज़्यादा होगा और जाने वाले खून के लिए नली पतली है, तो यहाँ पर एक प्रेशर जनरेट होगा। तो आपको लगता है सिर्फ यही प्रेशर छानने के लिए जिम्मेदार है, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे प्रेशर काम करेंगे और यहाँ पर जो है मूत्र का निर्माण हो की पहली प्रक्रिया जो है पूर्ण होगी। तो यहाँ पर कौन कौन से जो है प्रेशर काम करने वाले हैं, तो देखो मैं एक तीर लगा के एक पहला वाला जो सबसे पहले प्रेशर बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर मैंने तीर जो लगाया, तीर एक्चुअल में प्रेशर की डायरेक्शन को बता रहा है, जो मैं ब्लू कलर से बना रहा हूँ। ये तीर जो पहला वाला प्रेशर यहाँ पर काम कर रहा है, इस पहले वाले प्रेशर को अपन बोलेंगे दोस्तों BCOP। BCOP का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, ये आपको इसका फुल फॉर्म ध्यान रखना है। ऑस्मोटिक प्रेशर, ये लग क्यों रहा है प्रेशर और किस कारण लग रहा है, कैसे क्या हो रहा है इसको समझते हैं। ये ब्लड की वजह से लग रहा है। अब ब्लड की वजह से कैसे, हमारे दोस्तों खून के अंदर जो होता है 55% जो हिस्सा होता है वो प्लाज्मा का होता है और 45% जो हिस्सा होता है वो रक्त की कणिकाएं होती है, यानी जिसमें WBC, RBC, प्लेटलेट्स वगैरह आती है। अब जो प्लाज्मा होता है, इस प्लाज्मा के अंदर इसका 92% हिस्सा जो होता है वो जल होता है और इसके अलावा बचे हिस्से में बाकी सारी चीजें आती है, जिसी के अंदर होता है प्रोटीन। अब प्रोटीन बहुत से टाइप के होते हैं हमारे खून में, एल्बुमिन, प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन, इस तरह से। इनमें जो मेनली एक प्रोटीन होता है ग्लोबुलिन, एल्बुमिन, वो एल्बुमिन प्रोटीन यहाँ पर जो होगा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। तो ये BCOP को जनरेट करने में मदद करेगा। तो यहाँ पर काम आने वाला प्रोटीन कौन सा होगा, ये किस कारण BCOP लगता है, तो ये लगता है एल्बुमिन प्रोटीन के कारण। हालांकि दूसरे प्रोटीन का भी रोल होता है इसमें, पर मेनली एल्बुमिन के कारण, एल्बुमिन के कारण। अब सवाल पैदा होता है कि कैसे काम कर रहा है, तो इसको अपन समझते हैं। जैसे आपने कभी अपने घर पर अगर चाय बनाई है, तो जब चाय बनाते हैं तो चाय को छलनी के अंदर छानते हैं, तो एक हिस्सा जो होता है उस छलनी के अंदर रह जाता है और एक हिस्सा जो होता है वो छन करके नीचे चला जाता है। अब धीरे धीरे छलनी के अंदर चाय पत्ती की मात्रा जब बढ़ती जाती है तो हमें बाकी के हिस्से को छानने के लिए इसके ऊपर एक प्रेशर लगाना पड़ता है, इसको दबाना पड़ता है, तब जाकर के बाकी का हिस्सा जो है बाहर निकलेगा। तो इसका मतलब छलनी के अंदर जो पार्टिकल्स है, वो पार्टिकल्स की मात्रा अगर बढ़ जाएगी तो एक प्रेशर जनरेट होगा। ठीक वैसा ही हमारे किडनी के अंदर होता है कि जो खून होता है, खून के अंदर RBC है, WBC है, प्लेटलेट्स है और प्लाज्मा के अंदर बहुत सारी प्रोटीन है। तो वो जो प्रोटीन होती है खून में गाढ़ापन सा पैदा कर रही है ताकि वो एक प्रेशर जनरेट कर सके छानने के लिए। और यहाँ पर मेनली जो प्रेशर BCOP आ रहा है वो ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर कौन सी प्रोटीन की वजह से आता है, एल्बुमिन प्रोटीन की वजह से। तो एल्बुमिन प्रोटीन छन करके बाहर इतनी नहीं आएगी,
हाँ, ये ध्यान रखना बिल्कुल नहीं है कि मैं ऐसा नहीं कहता हूँ, क्योंकि अगर आप मेडिकल में जाओगे आगे वहाँ पर पढ़ाई करते हो तो वहाँ पर आपको बहुत सारे टर्म सीखने होते हैं और बहुत सारी नई नई बातें सीखनी होती है। लेकिन आप पर एक सुपरफिशियल लेवल पर देखते हैं कि अपन एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट है और अपन 10वीं या 12वीं लेवल तक का देख रहे हैं, तो अपन को ये मानना है कि चलो यहाँ पर कोई एल्बुमिन बाहर नहीं निकल रही है। तो यहाँ पर एल्बुमिन प्रोटीन बाहर नहीं निकली, इसने क्या किया, यहाँ पर एक प्रेशर जनरेट करने में मदद किया। अब इस प्रेशर का वैल्यू कितना होता है ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर का, तो इसका वैल्यू होता है 30 mm ऑफ Hg। 30 mm ऑफ Hg के बराबर ये प्रेशर काम करता है। और ये जो प्रेशर होता है ये GHP के विरुद्ध होता है, GHP के विरुद्ध। अब ये GHP क्या चीज़ होती है इसको अपन थोड़ी देर बाद समझेंगे। अच्छा, ध्यान रखना, BCOP ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर क्यों लगता है, रक्त में जो है प्रोटीन्स की वजह से, मेनली एल्बुमिन प्रोटीन का इसमें रोल होता है। इसका वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू 30 mm ऑफ Hg होता है। अब दूसरा जो प्रेशर यहाँ पर काम कर रहा है, इस प्रेशर को मैं इस तीर के जरिए बता देता हूँ। ये दूसरा प्रेशर जो यहाँ पर काम कर रहा है, ये वाला प्रेशर, ये कौन सा है जो मैंने ग्रीन कलर से बनाया इस दूसरे प्रेशर को दोस्तों अपन नाम देंगे CHP। तो ये दूसरा प्रेशर जो अपन यहाँ पर काम करने वाला है CHP। इस CHP का फुल फॉर्म क्या होगा, इसको बोलेंगे कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, इसका हिंदी में मतलब क्या होगा, हिंदी में इसका मतलब होगा संपुटकीय द्रव स्थितिक दाब। संपुटकीय द्रव स्थितिक दाब क्या होता है इसको अपन समझते हैं। देखो ये जो है यहाँ पर बोमेन कैप्सूल, इसकी आपको दोहरी भित्ति नजर आ रही है, तो इसकी दीवारों की वजह से भी एक प्रेशर जनरेट होगा। तो इसकी दीवारों की वजह से लगने वाला दाब होगा, जो प्रेशर होगा, उसी को CHP कहा जाता है। तो ये क्यों उत्पन्न होता है, ये होता है बोमेन कैप्सूल, यानी कि BC लिख दिया, पूरा लिख देता हूँ, बोमेन्स कैप्सूल की दीवारों के कारण, बोमेन्स कैप्सूल की दीवारों के कारण ये उत्पन्न होता है, दीवारों के कारण ये उत्पन्न होता है। ओके, अगला देखते हैं कि यहाँ पर इसका वैल्यू कितना होता है। जो CHP होता है, CHP की वैल्यू दोस्तों 20 mm ऑफ Hg के आसपास होती है, तो ये होता है 20 mm ऑफ Hg। अच्छा, BCOP की वैल्यू कितनी है, ये 30 mm ऑफ Hg है, और CHP की वैल्यू कितनी है, ये 20 mm ऑफ Hg है। ओके, अच्छा ये ध्यान रखना कि ये किधर काम करता है, इसकी दिशा क्या होती है, तो इसकी दिशा BCOP की दिशा में है, जिसको हमने क्या बोला, GHP के विरुद्ध। तो इसकी दिशा भी कहाँ पर होती है, GHP के विरुद्ध इसकी दिशा होती है, तो GHP के विरुद्ध इसकी दिशा है। अब तीसरा एक प्रेशर और काम करता है, इस प्रेशर को मैं थोड़ा अलग तरीके से या अलग कलर से दिखाता हूँ। ये मैंने दिखाया इसको इस वाले कलर से। यहाँ पर देखना दोस्तों, ये एक प्रेशर, ये अच्छा कलर नहीं है, ये काले कलर से दिखाता हूँ। ये एक और प्रेशर यहाँ पर काम करने वाला है, इस प्रेशर को मैंने एक बड़े से तीर से दर्शाया, ये वाला। अच्छा, ये जो प्रेशर काम कर रहा है इसको मैं क्या बोलूँगा, तो दोस्तों इस प्रेशर को मैं नाम दे देता हूँ GHP। तो तीसरा जो प्रेशर है, इस तीसरे प्रेशर को दोस्तों अपन बोलेंगे GHP। GHP का फुल फॉर्म होगा ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। ओके, ये इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, इसको हिंदी में बोलेंगे केशिका गुच्छी द्रव स्थितिक दाब। ये क्यों लगता है, तो देखना दोस्तों, आप डायग्राम के अंदर देख सकते हैं कि जो अभिवाही धमनिका है इसका व्यास ज़्यादा है और जो अपवाही धमनिका है इसका व्यास कम है। तो नलिकाओं के व्यास में अंतर के कारण भी एक प्रेशर जनरेट हो जाता है और वो प्रेशर यहाँ पर काम करेगा। तो ये क्यों काम करता है, ये काम करता है नलिकाओं के व्यास में अंतर के कारण, नलिकाओं के व्यास में अंतर के कारण, नलिकाओं के व्यास में अंतर के कारण। ओके, अब देखना इसका वैल्यू कितना होता है, तो इसका वैल्यू होता है 70 mm ऑफ Hg। 70 mm ऑफ Hg के बराबर इसका वैल्यू होता है। अब देखना ये किधर काम कर रहा है, ये इस जिस डायरेक्शन में काम कर रहा है दोनों उसके अगेंस्ट काम कर रहे हैं। तो ये क्या करता है कि तीनों प्रेशर जो होता है ना, इनसे मिला जुला जो होगा उसके कारण जो होगा नेट फिल्ट्रेशन निकलेगा, तो उसको इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर या फिर नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर कहेंगे। तो देखना पहले BCOP की वैल्यू कितनी है, 30 mm ऑफ Hg। किधर काम कर रहा है, मैंने बोला GHP के विरुद्ध काम करता है। आपको दिख रहा है GHP की डायरेक्शन नीचे की तरफ है और BCOP की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। अच्छा, CHP की 20 mm ऑफ Hg किधर काम कर रहा है, GHP के विरुद्ध दिख रहा है आपको, इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, GHP की डायरेक्शन नीचे की तरफ है। तो ये आपको सारे के सारे प्रेशर समझ में आ गए। अब इन सारे प्रेशर की वजह से क्षमता है, तो कितने प्रेशर से हमारा जो है रक्त छन रहा है, तो उसको अपन बोलेंगे इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर, इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर, या फिर इसको जो है अपन नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर भी बोल सकते हैं, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर EFP या NFP बोल सकते हैं। इसका वैल्यू कितना होता है, तो देखो सबसे ज्यादा कौन सा था जो नीचे की तरफ काम कर रहा था, वो था अपना GHP। तो आप क्या करो, GHP उसमें से माइनस कर दो किसको, BCOP प्लस CHP को माइनस कर दो, तो ये आपका नेट इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर आ जाएगा। अब GHP कितना था, 70 mm ऑफ Hg था,
उसके बाद माइनस BCOP कितना था हमारा 30 mm ऑफ Hg था, और प्लस CHP कितना था 20 mm ऑफ Hg था। तो आप जोड़ोगे 70 mm ऑफ Hg ये, और ये जुड़ करके हो जाएगा 50, और माइनस करोगे 50 तो ये हो जाएगा 20 mm ऑफ Hg। तो हमारा जो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर होता है किडनी के अंदर, नेफ्रॉन के अंदर जो नेट या इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर होता है कितना होता है 20 mm ऑफ Hg होता है। ये होती है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की पूरी प्रोसेस। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बाद जो अगला स्टेप होता है इसको अपन क्या कहेंगे, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। उसके बाद जो तीसरा स्टेप होता है उसको अपन ट्यूबुलर सेक्रेशन कहते हैं। तो इन दोनों स्टेप को भी अपन समझते हैं कैसे काम करते हैं। तो देखना, इसके लिए अपन ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, सुपरफिशियल समझेंगे। पहला क्या हुआ, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मतलब कुल मिला के निचोड़ करके दबा करके सब कुछ निकाल दिया। ओके, जो जो छान सकता था सब कुछ छान लिया। अब छाना तो बहुत सारी काम की चीज़ें भी गई और बहुत सारी बेकार की चीज़ें चली गई जिनको सच में शरीर से निकालना था। अब सच में शरीर से निकालना था और वो मूत्र में चली गई तो दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ऐसी चीज़ें भी चली गई जो उसमें नहीं जानी चाहिए थी मूत्र में। जैसे कि मान लो सारे के सारे अमीनो एसिड छन के चले गए, लेकिन उनके तो हमारे शरीर को जरूरत है। ग्लूकोज छन करके चला गया, उसकी शरीर को जरूरत है। बहुत सारे आयन चले गए जिनकी शरीर को जरूरत है। तो वापस काम की चीजें उस छनित्र में से अवशोषित करके अपने रक्त में डालना, इसको बोलेंगे सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। सेलेक्टिव मतलब चयनात्मक पुनः अवशोषण, उनका चयन करके उनका अवशोषण करेंगे। तो क्या मतलब होता है इसका, आवश्यक पदार्थों को नेफ्रॉन से रक्त वाहिनी में स्थानांतरित करना, ये आपका सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन होता है। ये सक्रिय तथा निष्क्रिय अवशोषण होता है। दोस्तों, सक्रिय और निष्क्रिय अवशोषण का मतलब समझना। अवशोषण मतलब उसको अवशोषित करके ब्लड में डाल रहा है। अब सक्रिय निष्क्रिय ये दो टर्म आते हैं। सक्रिय का मतलब ये होता है कि आप वो प्रोसेस पूरी करा रहे हो, उस प्रोसेस को पूरी कराने के लिए ऊर्जा खर्च कर रहे हो। तो अगर किसी अवशोषण में आप ऊर्जा खर्च कर रहे हो, ऐसे पंप का यूज किया जा रहा है जिसमें ऊर्जा खर्च हो रही है, एटीपी खर्च हो रही है, तो उसको अपन सक्रिय अवशोषण कहेंगे। लेकिन अगर ऊर्जा खर्च नहीं हो रही है और बिना ऊर्जा खर्च किए उसको अवशोषित किया जा रहा है तो उसको निष्क्रिय अवशोषण कहेंगे। तो यहाँ पर सक्रिय और निष्क्रिय दोनों टाइप के अवशोषण आपको देखने को मिल जाएंगे। नेफ्रॉन के सभी नलिकाकार भागों में यह अवशोषण होता है, जैसे पीसीटी में भी होता है, डीसीटी में भी, हैंड लूप में, ऐसे सब जगह आपको देखने को मिलेगा। दूसरा है ट्यूबुलर सेक्रेशन, तीसरा है ट्यूबुलर सेक्रेशन। ये दूसरा स्टेप था। और तीसरा स्टेप होता है ट्यूबुलर सेक्रेशन। ट्यूबुलर सेक्रेशन क्या होता है इसको अपन समझते हैं कि मान लो हमने अवशोषित कर लिया और पहला पद हमारा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन पहले से ही हो चुका था। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होने के बाद भी अगर मान लो कोई ऐसी चीज रह गई जिसको मूत्र में जाना था पर वो गई नहीं, तो अब क्या करेंगे, तो अब उनको क्या करेंगे, ट्यूबुलर सेक्रेशन, मतलब उनको सिक्रेट करके उस नेफ्रॉन में डाल दिया जाएगा। तो क्या होगा, अनावश्यक पदार्थों को रक्त वाहिनी से किस में डाल दिया जाएगा, नेफ्रॉन में डाल दिया, मतलब खून में से निकाल के नेफ्रॉन में डाल देंगे, बाद में छनित्र मूत्र के साथ निकल जाएगा। तो अगर हमने आवश्यक पदार्थों को मूत्र मतलब छनित्र से लेकर के रक्त वाहिनी में डाला तो उसको तो कहेंगे सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। और जो हानिकारक पदार्थ उसको रक्त वाहिनी से निकाल करके नेफ्रॉन में डाला तो उसको क्या कहेंगे, ट्यूबुलर सेक्रेशन। ये केवल सक्रिय होता है, यानी ये हमेशा ऊर्जा खर्च करने पर ही ये परिपूर्ण होगा। उसके बाद ये ओनली पीसीटी और डीसीटी में होता है, जबकि ये किस में हो रहा है, सभी में हो रहा है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये 3 पॉइंट ध्यान रख सकते हो, बाकी इसकी डिटेल में अपन नहीं घुसेंगे। ओके, इसके बाद आगे देखते हैं अपन कि ये जो पूरा प्रोसेस बता रखा है मैंने, इसमें देखो कि यहाँ पर ये आयन है, बाइकार्बोनेट, NaCl, न्यूट्रिशन, इनका क्या हो रहा है, ये सारे निकल करके खून में जा रहे हैं। ये कहाँ जा रहे हैं, रक्त में जा रहे हैं। अगर ये रक्त में जा रहे हैं तो मैं कह सकता हूँ इनका क्या हो रहा है, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, इनका सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। लेकिन देखो कि यहाँ पर हानिकारक पदार्थ जैसे NH3 H+ आयन है, NH3 है, पोटेशियम है, हाइड्रोजन है, ये आयनों को नेफ्रॉन के अंदर डाला जा रहा है। तो ये क्या हो रहा है, ट्यूबुलर सेक्रेशन हो रहा है। कहाँ से NaCl निकलता है, H2O निकलता है। तो ये सारा का सारा एक काउंटर करंट मैकेनिज्म होता है। और मेरे ख्याल से कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर जो मैकेनिज्म समझाई जाती है वो जीव विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए या फिर मेडिकल के स्टूडेंट के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो मैंने उसको अभी छोड़ दिया हाल फिलहाल। अगर कहीं मुझे लगा कि इसको पढ़ाना चाहिए तो मैं इसकी एक क्लास करके फिर से काउंटर करंट मैकेनिज्म, प्रतिधारा विनिमय क्रियाविधि को जरूर समझाऊंगा। ओके, अब अपन जानते हैं कि डिसऑर्डर रिलेटेड टू एक्सक्रीटरी सिस्टम, यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम से उत्सर्जन तंत्र से रिलेटेड डिसऑर्डर, इससे संबंधित जो है अपन कह सकते हैं कि बीमारियां कौन कौन सी होती है। तो इससे संबंधित डिसऑर्डर में अपन सबसे पहले देखते हैं जैसे रीनल कैलिकुला है, जिसको वर्कीय पथरी अपन कह सकते हैं। आपने सुना बहुत लोग पथरी हो गई, तो वो पथरी क्या होती है, अपन उस पथरी के ऊपर थोड़ी चर्चा करेंगे। देखो पथरी क्या होता है कि जब पानी का ध्यान नहीं रखा जाता है खाने पीने का, और किसी तरह से किडनी के अंदर कैल्शियम ऑक्जिलेट इनके क्रिस्टल जमा हो जाते हैं, तो उसी को अपन क्या कहेंगे, पथरी कहेंगे। तो पथरी कैसे दिखाई देती है इसको अपन देखते हैं। जैसे ये आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये एक पथरी के पेशेंट का एक्सरे लिया, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाला जो मैंने रेड सर्कल से किया, यहाँ पर आपको पथरी के जो है स्टोन वगैरह नजर आ रहे हैं, और इसी को मैंने जो है इस तरह से दिखाया। यहाँ पर किडनी के अंदर देखना, जो नेफ्रॉन्स है, यहाँ से नेफ्रॉन से सब कुछ छन करके आता है अलग अलग पार्ट में, और यहाँ पर जहाँ से छन करके रक्त मूत्र को जाना होता है, उन मूत्र के मार्ग में यहाँ पर जो है ये कैल्शियम ऑक्जिलेट के क्रिस्टल जमा हो गए हैं। तो ये ऑक्जिलेट के क्रिस्टल वगैरह जमा हो गए ना, तो ये इस रास्ते को ब्लॉक कर देंगे। तो यहाँ से जो मूत्र का निर्माण होगा, ये मूत्र यहाँ से निकल नहीं पाएगा। मूत्र निकल नहीं पाएगा तो एक तरह से किडनी जो है खराब
हो जाएगी। देखना दोस्तों, ये हानिकारक बीमारी है, बहुत ही खराब बीमारी है। अब मान लो ये प्रेशर की वजह से ये स्टोन खिसक करके और नीचे आ गया, तो धीरे धीरे स्टोन खिसक गया। अब स्टोन खिसक करके पेल्विक रीजन में आ गया, तो जिसको पथरी की प्रॉब्लम होगी फिर उस टाइम उसको बहुत जोरदार दर्द होगा, बहुत जोरदार असहनीय पीड़ा होगी। ओके, तो फिर क्या करेंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, फिर बाकी आगे सारा ट्रीटमेंट चलेगा। फिर क्या किया जाता है कि आपको दवाई वगैरह दी जाती है। उसके कारण उनके सेवन से क्या होता है, ये क्रिस्टल जो होते हैं, ये जो बने हुए पत्थर है, आपको स्टोन जो नजर आ रहे हैं, ये स्टोन धीरे धीरे क्या होता है, गलने शुरू होते हैं या टूटने शुरू होते हैं। ये टूट जाएंगे तो आपके यूरिन के साथ सुसु के साथ बाहर निकल जाएंगे। लेकिन मान लो अगर ये नहीं निकल पाते, ज़्यादा ही बड़े बन गए हैं, तो फिर उस टाइम पे ऑपरेशन भी किया जा सकता है। ओके, हालांकि अब तो टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा एडवांस हो गई। जैसे किडनी के ये जो रीनल स्टोन होते हैं, स्टोन को पथरी को मैं दिखाना चाहता हूँ। ये पथरी का एक डायग्राम है, ये ऐसे क्रिस्टल होते हैं। अब देखो कि जैसे ये तो गोल वाला है, चलो कोई बात नहीं, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आप देखते हो तो इतने खुरदरे होते हैं, तो ये रगड़ करते हैं, इससे ये इन वेसल्स को भी डैमेज कर सकते हैं, इन नलियों को भी ये खराब कर सकते हैं। तो सच में ये एक घातक बीमारी है। ओके, चलो पथरी के बारे में आपने जानकारी हासिल की। अब इसके बाद दूसरी बीमारी अपन देखते हैं, गाउट। गाउट, जिसको दोस्तों मैं हिंदी नाम बताना चाहूँगा, इसको हिंदी में गठिया कहा जाता है, गठिया। ओके, ये गठिया, ये क्या बीमारी होती है? ये बीमारी कुछ इस तरीके से होती है कि जैसे आपने उत्सर्जी पदार्थ जो सबसे पहली या दूसरी क्लास हुई थी उसमें पढ़े थे कि 3 प्रकार के उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। एक होता है यूरिया, एक होता है यूरिक अम्ल, एक होता है अमोनिया। तो हमारे शरीर में भी अमोनिया होता है, नो डाउट, प्रोटीन आप खाओगे, डाइजेशन से अमोनिया ही बनेगा। एक यूरिया और यूरिक अम्ल, तो अपन यूरिया तो चलो बाहर निकाल रहे हैं, लेकिन यूरिक अम्ल जो होता है, अगर उसके कणों का जमाव उसकी मात्रा हमारे शरीर में बढ़ जाए, तो फिर वो जो यूरिक अम्ल होता है ना, वो जोड़ों के अंदर, जॉइंट्स जो होते हैं ना, वहाँ पर जाकर के इकट्ठा हो जाता है और वहाँ पे आर्थराइटिस हो जाता है। आर्थराइटिस का मतलब कि जोड़ों में सूजन तो नहीं, एक तरह से कह सकते हैं, वहाँ पर हड्डियों के अंदर जो है ना आर्थराइटिस की कंडीशन आपको देखने को मिलेगी, तो जोड़ों सूज जाएंगे ना, संधि शोध जिसको हिंदी में कहा जाता है, तो वो हो जाएगा आर्थराइटिस की हिंदी, संधि शोध हो जाएगा। और उस टाइम पे क्या होगा, आपको कैसा दिखाई देगा, तो ये आपको नजर आ रहा है कि ये मैंने आपको गठिया के पेशेंट दिखाए, तो इनके यहाँ पर जैसे पता नहीं उंगलियों के अंदर ये जॉइंट है, ये जॉइंट है, तो जहाँ पर भी जॉइंट होगा वहाँ पर आपको इस तरह से जैसे ना गांठे सी नजर आने लग जाएगी। एक्चुअल में ये गांठे हड्डी के अंदर है, जो जॉइंट की हड्डी दोनों जॉइंट हो रही है ना, उसके अंदर आपको ये गांठे नजर आ जाएगी। तो ये गठिया भी एक बीमारी है। आपके लिए सवाल क्या है कि ये गठिया क्यों होता है, तो ये जोड़ों में होता है, जोड़ों में जहाँ पर भी जॉइंट्स होते हैं, जॉइंट्स में यूरिक अम्ल के जमाव के कारण होता है। किसके कारण? यूरिक अम्ल के जमाव के कारण। ये आपको ध्यान में रखना, यूरिक अम्ल के जमाव के कारण हो रहा है। ओके, यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन बस इतना ही बनता है। आगे देखते हैं अपन तीसरी, ये बहुत सारी बीमारियाँ एक साथ ले लिए, इन बीमारियों को अपन देखते हैं। सबसे पहले यूरेमिया। यूरेमिया क्या होता है? देखना, ब्लड के अंदर यूरिया की मात्रा ज़्यादा हो जाए, यूरिया की मात्रा ज़्यादा हो जाए, उसको क्या कहते हैं? यूरेमिया। तो ब्लड के अंदर अगर यूरिया बढ़ गया है तो इस कंडीशन को अपन यूरेमिया कहेंगे। अच्छा, यूरिया क्यों बढ़ सकता है? यूरिया का ब्लड के अंदर होता है और किडनी उसको छान करके अलग कर देती है। अब किडनी अगर सही से काम नहीं करे तो फिर वो यूरिया छनेगा नहीं, ब्लड के अंदर ही मौजूद रहेगा और ये कंडीशन घातक हो सकती है। इसीलिए अगर किडनी खराब होने की कंडीशन है उस टाइम पे यूरेमिया है ना, और इसमें किडनी फेलियर भी हो जाती है। तो फिर क्या करते हैं, जिसको यूरेमिया वगैरह होता है, जिसके ब्लड में यूरिया होता है, तो फिर उसका हीमोडायलिसिस करते हैं। अभी हीमोडायलिसिस क्या होता है इसको अपन 2 या 5 मिनट बाद जानेंगे। अगला टॉपिक अपना ये रहेगा यूरिथ्राइटिस। चौथी बीमारी, 2 बीमारियां बता दी, तीसरी यूरेमिया हो गया, चौथी यूरिथ्राइटिस। यूरिथ्राइटिस क्या होता है? मूत्र मार्ग में सूजन आ जाना, इसको यूरिथ्राइटिस कहते हैं। ओके, ये सूजन आ जाना। पोलीयूरिया का मतलब बार बार मूत्र आना, तो बार बार मूत्र होना, इसको अपन क्या कहेंगे? पोलीयूरिया। ये किस कंडीशन में होता है? ये डायबिटीज की कंडीशन में होता है। डायबिटीज है ना, डायबिटीज के पेशेंट के अंदर ऐसा देखने को मिलता है। डायबिटीज में ऐसा होता है, क्या होता है? पोलीयूरिया, मतलब बार बार टॉयलेट आता है। ओके, अब बार बार सुसु करने जाएगा तो उसको बार बार जल की कमी भी हो जाएगी, तो बार बार प्यास लगेगी, तो उसको पोलीडिप्सिया भी हो जाएगा। पोलीयूरिया भी होगा, पोलीडिप्सिया भी होगा। ओके, ग्लाइकोसूरिया क्या होता है? इसमें 2 शब्द इंपॉर्टेंट है। ग्लाइकोसूरिया मतलब ग्लूकोज किसमें? यूरिया में, मतलब मूत्र में ग्लूकोज होना। मूत्र में क्या प्रेजेंट होना? ग्लूकोज होना, इसको अपन ग्लाइकोसूरिया कहते हैं। हालांकि ग्लूकोज कहाँ पर होना चाहिए? हमारे ब्लड में। ब्लड में ग्लूकोज होता है और ये ब्लड से कोशिकाओं में जाता है और कोशिकाओं में टूट करके इससे ऊर्जा उत्पन्न की जाती है एटीपी के रूप में। तो ग्लूकोज का काम है ब्लड से कोशिकाओं में जाना, ऊर्जा उत्पन्न करना। लेकिन वही ग्लूकोज ब्लड की बजाय मूत्र में आ जाए, इसको अपन ग्लाइकोसूरिया कहेंगे। और ऐसा किस कंडीशन में होता है? ग्लाइकोसूरिया बेसिकली डायबिटीज मेलाइटस के केस में देखने को मिलता है। डायबिटीज मेलाइटस, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? मेलाइटस, जिसको हिंदी में मधुमेह कहा जाता है। तो ये मधुमेह के रोगियों में ग्लाइकोसूरिया कंडीशन देखने को मिलती है, मतलब इनके यूरिन में ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज एक शर्करा है जो मीठी है,
तो कहने का मतलब इनका जो यूरिन होगा, जो इसका क्या कहते हैं मूत्र होगा, वो मीठा होगा। मीठा का मतलब टेस्ट में मीठा। अब ये नहीं कि उसको टेस्ट किया जाएगा, टेस्ट इसका बेनेडिक्ट टेस्ट वगैरह करते हैं तो लैब में वो टेस्ट करके पता कर देते हैं कि इसे मूत्र में ग्लूकोज है कि नहीं है। पुराने टाइम पे क्या करते हैं, वो चीटियाँ वगैरह वाला आप समझते हो क्या, मूत्र क्या चीटियाँ इकट्ठी हो गई तो वो इस ग्लूकोज की वजह से वहाँ पर चीटियाँ आ जाती है। ओके, तो ये डायबिटीज मेलाइटस। अच्छा, डायबिटीज एक ही नहीं होती है, डायबिटीज दो टाइप की होती है ना, जैसे डायबिटीज मेलाइटस, डायबिटीज इंसिपिडस। तो डायबिटीज इंसिपिडस जो होता है उसको उदकमेह कहा जाता है, और डायबिटीज मेलाइटस जो होता है इसको मधुमेह कहा जाता है। और यही होती है शुगर की बीमारी। जो आप शुगर की बीमारी देखते हो, शुगर की बीमारी सुने हो बहुत बार लोगों को होती है, तो डायबिटीज मेलाइटस जो होता है ना इसको कहते हैं। अच्छा, अभी जो डायबिटीज मेलाइटस के पेशेंट है उनको अंदर देखा जा रहा है कोरोना भी उनको ज़्यादा हो रहा है, और ये ब्लैक फंगस वाली डिजीज़ भी उनको ज़्यादा हो रही है ना। तो डायबिटीज़ के रोगियों को इस वक्त जो है थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, और मास्क का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। और ये ध्यान रखें कि आप कहीं पर भी बाहर जा रहे हैं तो अपने मुंह से मास्क ना हटाएं, क्योंकि ज़्यादा इन्फेक्शन इनको देखने को मिल रहा है। और इन्फेक्शन तो चलो सबको होता है तो ठीक भी होते हैं, लेकिन डायबिटीज़ मेलाइटस या फिर मान लो जो हार्ट के पेशेंट है या इम्यूनो ऐसा कोई पेशेंट है जिसका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, इम्यूनो सप्रेसर वो यूज़ में ले रहा है, तो उनकी जो है यहाँ पर देखा जाए मृत्यु दर ज़्यादा देखने को मिल रही है। वो लोग बहुत कम चांस में बच करके आ रहे हैं ना, तो आप ध्यान रखिए। इसके बाद देखो अगला बीमारी क्या है, हीमेटूरिया। हीमेटोयूरिया इसका मतलब क्या होता है, मूत्र के अंदर खून आना, यानी मूत्र में रक्त हो जाए तो उसको हीमेटूरिया कहते हैं। ओके, और अगला है इन्यूरेसिस। इन्यूरेसिस क्या होता है, ये होता है कि छोटे बच्चों में आपने बहुत बार देखा होगा ना, बिस्तर के अंदर ही वो सुसु कर देते हैं, तो इसको इन्यूरेसिस कहते हैं। तो एक्चुअल में क्या होता है, जो हमारा मूत्र मार्ग होता है ना, मूत्र मार्ग, तो ये मूत्राशय होता है। मूत्राशय से जो मूत्र वाहिनी निकलती है, ये मान लो मूत्राशय है, तो मूत्राशय में मूत्र इकट्ठा होता है, यहाँ से मूत्र फिर बाहर निकलेगा। तो यहाँ पर क्या है, स्फिक्टर यानी कि कपाट होता है, अवरोध नहीं होती है। तो एक तो आंतरिक होता है जो कि अनैच्छिक होता है, और एक बाह्य होता है जो ऐच्छिक होता है। तो बच्चों के अंदर अभी तक इन अवरोधनी का या इन स्पिक्टर्स का अच्छे से विकास नहीं हुआ होता है, उनका डेवलपमेंट नहीं होता है। तो उस टाइम पे क्या होता है कि ये खुली जो है ना अनैच्छिक होने के कारण खुल जाती है, और बच्चे का मूत्राशय में अगर मूत्र होगा तो उसी टाइम पे बाहर निकल जाएगा। तो उनकी इच्छा के कंट्रोल में नहीं होता, ये अनैच्छिक हो जाता है, इस वजह से इन्यूरेसिस होता है। ओके, ये हमने बहुत सारी बीमारियाँ पढ़ ली। अब अपन एक टर्म समझते हैं, एक टर्म जिसकी मैंने बात की थी कि भाई हीमोडायलिसिस क्या होता है। तो इस हीमोडायलिसिस की अपन बात करते हैं। पहले हीमोडायलिसिस को अपन समझते हैं। देखना हीमोडायलिसिस के बारे में कि हीमोडायलिसिस क्यों कराई जाती है। अगर किसी के आदमी की या औरत की किडनी सही से काम नहीं करे, किडनी का काम क्या है, आपके खून में से यूरिया को छान करके अलग करना। तो अगर खून में यूरिया मौजूद है और किडनी काम नहीं कर रही है तो यूरिया खून में ही है, मूत्र में नहीं जाएगा, मूत्र के अंदर यूरिया नहीं होगा। अगर खून के अंदर यूरिया हो तो ये आपको मार भी सकता है अगर ज़्यादा टाइम तक रहे तो, क्योंकि ये घातक पदार्थ। तो आपको पता है कि नाइट्रोजन उत्सर्जी पदार्थ जो होते हैं वो घातक होते हैं। सबसे घातक अमोनिया था, यूरिया उससे कम घातक है, कम घातक है लेकिन है तो घातक ही ना, तो ये प्रॉब्लम कर सकता है और करता भी है। इसलिए यूरिया अगर किसी के मूत्र में है तो फिर उसको हीमोडायलिसिस करना पड़ता है, उसकी किडनी सही से काम नहीं कर रही। अच्छा, इसकी किडनी फेल होने के चांसेस भी होते हैं। ओके मतलब कम काम कर रही किडनी पहले और बाद में काम करना बंद कर देती है। तो कैसे होता है हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस कुछ नहीं है, एक तरह से अपन इसको आर्टिफिशियल किडनी भी समझ सकते हैं। जो पेशेंट होता है, अपन क्या करते हैं कि हीमोडायलिजर एक डायलाइजर मशीन होती है। जैसे मैंने इसको इस ब्लू कलर का डिब्बा बना दूं मैं, ये एक मान लो डायलाइजर मशीन है। तो इस डायलाइसिस मशीन में पहले क्या करता है कि जिस रोगी का डायलिसिस करना है उसको लिटा देते हैं, और उसकी आर्टरी से, ध्यान रखना उसकी धमनी से खून निकाला जाता है। तो ये मैं बना रहा हूँ ब्लू कलर से, ये इसकी धमनी से खून निकाला। अब धमनी से खून निकाला तो वो 0 डिग्री पर निकालेंगे अपन, 0 डिग्री टेम्परेचर पर। आपको पता है कि हमारा खून हमारे शरीर से बाहर जाएगा तो क्लोट हो जाएगा, थक्का बन जाएगा। तो रक्त को थक्का बनने से, जमने से रोकने के लिए इसमें एक प्रतिस्कंदक पदार्थ हिपेरिन मिला दिया जाता है। तो ये हिपेरिन मिला दिया, और हिपेरिन मिलाने के बाद ये एक मशीन में भेजा जाएगा, इसको अपन डायलाइजर कहेंगे। डायलाइजर में इस तरह से बहुत सारी ट्यूब्स होती है, और उनके ऊपर जो होता है ना सेलोफेन मेम्ब्रेन्स वगैरह होती है। तो इस ट्यूब, इसके बाहर सॉल्यूशन भरा रहता है। सॉल्यूशन क्या होता है इसको अपन ऐसे समझते हैं कि मान लो ऐसा कुछ ना कुछ द्रव भरा है, इधर मान लो ये बीच में तो एक झिल्ली है, ना, पर्चमेंट मेम्ब्रेन, सेलोफेन मेम्ब्रेन, इस तरह से झिल्लियाँ होगी, और इधर की तरफ मान लो ब्लड है। तो हमारे खून के अंदर मान लो यूरिया है, इस तरह से यूरिया मौजूद है, और इधर एक द्रव भरा जाएगा, एक सॉल्यूशन भरा जाएगा। उस सॉल्यूशन के अंदर यूरिया या फिर मान सकते हैं कि नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों की संख्या नगण्य होगी। तो यहाँ पर जो उच्च सांद्रता से नाइट्रोजन युक्त पदार्थ जो होंगे वो निम्न सांद्रता की ओर चले जाएंगे, और पदार्थ इधर आ जाएंगे। अब ये खून के अंदर नाइट्रोजन युक्त पदार्थों की, यूरिया की, अमोनिया की मात्रा अपन कह सकते हैं कि क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और ये रक्त क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, क्योंकि इसमें से अपन को यूरिया निकालना था और हमने वही यूरिया अमोनिया वगैरह निकाल लिया। अब ये जो निकला पदार्थ, अब
अब ये खून के अंदर मौजूद नहीं है। अब इस खून को वापस से क्या कर दिया जाएगा, इसको 37 डिग्री टेम्परेचर पर लेके जाएंगे और फिर इसके अंदर जो है ना जो हिपेरिन डाला था उस हिपेरिन का एंटी हिपेरिन डाल करके इसको वापस किस में डाल दिए जाएंगे, इसको वेन में यानी कि शिरा में डालेंगे। तो निकाला था धमनी से और डालेंगे शिरा से। तो एक तरह से कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल किडनी की तरह इसने काम किया डायलाइजर मशीन ने, और आपके शरीर में जो है यूरिया था उस यूरिया को निकाल करके बाहर अलग कर दिया। तो इस विलियन का भी लगातार अपन क्या करते हैं, सॉल्यूशन जो होता है उसको चेंज कर लेते हैं। इधर से अपन फ्रेश सॉल्यूशन इसमें डाल रहे हैं और ये हमारा जो है ना यूज्ड सॉल्यूशन है इसके अंदर। हाँ, अब ये जैसे मैं ए और बी दो पार्ट दे दूँ, पूछूँ ए और बी में किसके अंदर नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा ज़्यादा होगी, तो फ्रेश जो डायलाइजिंग सॉल्यूशन डालेंगे इसमें नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ नगण्य न के बराबर होंगे। लेकिन जो बी वाला होगा इसमें हमारे शरीर में हमारे खून में जितने भी पदार्थ थे वो छन छन के इसमें आ गए, तो इसमें नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ बी में ज़्यादा होंगे। ये थी डायलाइजर मशीन। अच्छा, हीमोडायलिसिस कराना ये किसी छोटी मोटी बात नहीं होती, मतलब एक गरीब आदमी इसको नहीं करा सकता है, बहुत ही महंगी प्रोसेस होती है। अब सरकार हालांकि सुविधा देती है लेकिन सभी तक ये सुविधाएं नहीं पहुंच पाती है। अब ये महंगी प्रोसेस है। अच्छा, मान लो ये महंगी प्रोसेस है, अमीर आदमी भी इसको कराता है तो वो भी जीवन पर्यंत हीमोडायलिसिस के भरोसे या डायलिसिस मशीन के भरोसे नहीं बैठ सकता, क्योंकि ये किडनी का काम कर रहा है, आर्टिफिशियल किडनी का काम कर रहा है, उसकी किडनी काम नहीं कर रही तभी तो उसको ये करना पड़ रहा है। और धीरे धीरे किडनी काम करना बिल्कुल बंद कर दी, किडनी फेल हो जाएगी। एक किडनी फेल हो जाती है दूसरी किडनी काम करती है, और दूसरी किडनी भी फेल हो गई, उस टाइम पे थोड़ा बहुत डायलिसिस मशीन से अपन जिंदा रह सकते हैं थोड़े टाइम तक। लेकिन कब तक रहेंगे ऐसा, कब तक ऐसा करेंगे, क्योंकि बार बार आपका शरीर से खून को निकालना, बार बार शरीर में खून डालना, ये भी कहीं न कहीं घातक हो सकता है। तो फिर क्या किया जाए, इसका अस्थायी इलाज क्या हो सकता है, फिर इसका अस्थायी इलाज ये हो सकता है कि उसका किडनी ट्रांसप्लांट कर दिया जाए। तो अगला चीज़ अपन देखते हैं किडनी ट्रांसप्लांट। अब किडनी ट्रांसप्लांट क्या होता है, सुनना होगा कि डोनर ने किडनी दी इस तरह से, तो हर कोई हर किसी को किडनी नहीं दे सकता। किडनी के लिए भी पहले बहुत सारे टेस्ट वगैरह होते हैं, हालांकि वो टेस्ट वगैरह अपने को नहीं पढ़ने, पर ऑल ओवर मान लो किसी की दोनों किडनी खराब हो जाए उस टाइम पे किडनी ट्रांसप्लांट किया जाएगा। एक किडनी खराब होने पर ऐसा नहीं किया जा सकता, नहीं करते बेसिकली ना, क्यों, क्योंकि एक किडनी खराब हो गई तो भी एक किडनी काम करके काम निकाल लेगी अपना। अब मान लो ये दोनों किडनियाँ इसकी खुद की है ना, जो मैंने ये अलग कलर लेता हूँ, रेड कलर के सर्कल में मैंने इसकी दोनों खुद की किडनी ले ली। अब ये दोनों खुद की किडनियाँ जो है ना ये बीमार हो चुकी है, काम नहीं कर रही है। अब इनकी खुद की किडनियाँ काम करनी बंद कर दी, तो हमने एक डोनर ढूंढा, उस डोनर की किडनी इसको लगे। तो अब ध्यान रखना, आप हर किसी की किडनी हर किसी को नहीं लगा सकते। इसके लिए सबसे अच्छा क्या रहता है कि बेस्ट किडनी डोनर कौन हो सकता है, या किसका अंग, इसको बोलते हैं वृक्क प्रत्यारोपण, तो किसका वृक्क प्रत्यारोपण अच्छे से हो सकता है। तो एक होता है आइडेंटिकल ट्विंस। आइडेंटिकल ट्विंस जो होते हैं इनका जो है मान लो किडनी ट्रांसप्लांट का रेट जो है मैचिंग होने, किडनी मैच होने का रेट सबसे ज़्यादा होता है। आइडेंटिकल से कम जो होता है ये मान लो ट्विंस जो है ट्विंस से कम होता है सिबलिंग का। सिबलिंग क्या होते हैं, सिबलिंग अपन समझते हैं, जैसे कि आइडेंटिकल ट्विंस तो वो होते हैं कि जो जुड़वा बच्चा आप समझ सकते हो ना वो। अब सिबलिंग क्या होता है, एक ही माता पिता के संतान जिन्होंने अलग अलग टाइम पे जन्म लिया है, तो सिबलिंग से ओके। तो जैसे आपके भाई बहन जो है, सगे भाई बहन, वो आपकी सिबलिंग से। तो सबसे पहला मैच किडनी अच्छी मैच कब होगी, सबसे अच्छी मैचिंग कहाँ होगी कि जहाँ पर वो आइडेंटिकल ट्विंस है, वो जुड़वा है, तो जुड़वा की मैच सबसे अच्छी होगी। अगर वो आइडेंटिकल ट्विंस नहीं है आपके पास, तो आप जो है अपने सिबलिंग की किडनी ले सकते हो, उस टाइम पे सिबलिंग की मैच हो जाएगी। सिबलिंग के बाद जो है पेरेंट की मैच होगी, पेरेंट है ना, और इसके बाद नॉन पेरेंट की। नॉन पेरेंट का मतलब अदर कोई भी दूसरा है, पेरेंट का मतलब तो आपके माता पिता हो गए, और उसके बाद नॉन पेरेंट मतलब आपके फैमिली से कोई हो सकता है, या फिर कोई और जो आपका रिश्तेदार ना हो और उसकी भी मैच होने की संभावना है, लेकिन सबसे कम उसकी है, सबसे ज़्यादा इसकी है। इन्हीं की किडनी आप ले सकते हो। अच्छा, किडनी जो होती है ना, दूसरे की किडनी भी हमारी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती, चाहे हम सिबलिंग की ले रहे हैं तो भी हमारी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, पेरेंट की ले रहे हैं तो भी उतनी एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो फिर क्या किया जाएगा कि हमारा प्रतिरक्षा तंत्र, जो किडनी बाहर से डाली गई ना, उसको ये समझेगा कि ये कोई बाहरी चीज़ है, उसको नकारेगा। तो प्रतिरक्षा तंत्र उस बाहर से ली हुई किडनी को नकारेगा, और हम ये नहीं चाहते कि उस किडनी को नकारा जाए, क्योंकि अगर उस किडनी को नकार दे जो बाहर से ली है, तो फिर आपके पास दो किडनी आपकी खराब हो गई, एक बाहर से ली वो भी नकार दी, तो फिर तो मरना ही है। तो फिर उस टाइम क्या करेगा, हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को बोला जाएगा भाई तू काम करना कम कर दे, थोड़ा सा इतना मत जिद कर, तो प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर किया जाएगा। तो ऐसा कोई जो किडनी ट्रांसप्लांट करता है उसको जो है क्या दिया जाता है, उसको प्रतिरक्षा संदमक दिए जाते हैं, उसको इम्यून सप्रेसर दिए जाते हैं, इम्यून सप्रेसर है ना, तो वो उसके प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर कर देते हैं, और उसका प्रतिरक्षा तंत्र सही से काम नहीं करता है, और फिर उसकी किडनी में फर्क नहीं करता है कोई बाहर की मेरे, वो काम करने लग जाता है अच्छे से ना। लेकिन अब दिक्कत क्या हो गई, अब उसको बहुत लंबे टाइम तक ये इम्यून सप्रेसर लेने पड़ेंगे, या फिर उसको मान लो जीवन पर्यंत ही प्रतिरक्षा संदमक लेने पड़ेंगे। अब इस कंडीशन में क्या होता है, उसको बहुत ही ज़्यादा हाइजीनिक रहना होगा, क्योंकि छोटे से छोटा संक्रमण भी उसको प्रभावित कर सकता है, छोटे से छोटा इन्फेक्शन भी उसको प्रभावित कर सकता है। अब मान लो किसी ने किडनी ट्रांसप्लांट की, तो उसने प्रतिरक्षा संदमक इम्यून सप्रेसेंट तो जरूर लिए होंगे, तो उसका प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर है। अब मान लो ऐसे पेशेंट को कोरोना या ब्लैक फंगस हो गया, तो क्या वो बच पाएगा, क्या
बहुत ही कम प्रायिकता है कि वो बच पाएगा। तो जिनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है या जिनको डायबिटीज़ है या जिनको इम्यूनो डेफिशिएंसी है, इम्यूनो डेफिशिएंसी अलग शब्द होता है, इम्यून सप्रेसेंट अलग शब्द होता है, दोनों अलग शब्द, कुल मिला के उसका प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर है, तो उसको जो है खास तौर पर देख रेख की या सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि उसको कोरोना होने की संभावना भी ज़्यादा है और उसके ठीक होने की संभावना कम है, क्योंकि उसका प्रतिरक्षा तंत्र काम नहीं कर रहा है सही से। ओके, तो ये किडनी की। अच्छा देखो, अब आपने किया क्या, इसकी किडनी खराब हो गई थी दोनों, हमने बाहर से किडनी ली, बाहर से किडनी लेकर के और इस किडनी की जहाँ पर आर्टरी से जरूरत थी खून लेने की तो इसके साथ जोड़ दिया। अब कौन सी, कॉमन इलेक्ट्रिक आर्टरी से जोड़ दिया, और जहाँ पर ये थी इसको वापस इसके अंदर जोड़ करके हमने क्या किया, इसका जो मूत्र बनेगा ये मूत्र निर्माण वापस कहाँ चला जाएगा, इसका मूत्र मूत्राशय में चला जाएगा। इस तरह से किडनी काम करेगी। तो क्या पुरानी किडनी इसको काट करके निकाल देंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। अरे किडनी खराब हुई है, आपको पता है किडनी के ऊपर एक ग्रंथि होती है एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्रंथि होना भी तो जरूरी है ना, तो आप किडनी काट के निकाल दोगे बेचारी एड्रिनल ग्लैंड भी तो है ना, तो इतना जरूरी नहीं है ना। वो किडनी खराब हो गई फिर भी वो है ना काम नहीं करे, लेकिन है तो एड्रिनल ग्रंथि को तो सहारा देगी कम से कम, है ना। तो ये हमने किडनी से रिलेटेड बातें समझी। अच्छा, इसमें मैंने क्या किया कि बता दिया कि भाई ये यहाँ पर कौन सी नर्व में ये जा रही है, जुड़ रही है, तो वो हमको याद नहीं रखना है कि भाई कॉमन इलेक्ट्रिक वेन में जाना है, कॉमन इलेक्ट्रिक आर्टरी में जाना है, ये याद नहीं रखना। तो ऐसे बता दिया मैंने कि इस तरह से जोड़ते हैं ना। आपको बस ये ध्यान रखना है कि किडनी ट्रांसप्लांट जो होता है ना वो कब किया जाता है कि किसी की किडनी खराब हो जाए उस टाइम पे, दोनों किडनी खराब होने पर किडनी ट्रांसप्लांट किया जाता है। सबसे अच्छा किसका मैच होता है, आइडेंटिकल का, नॉन पेरेंट का बिल्कुल कम मैच होता है, उससे ज़्यादा पेरेंट का, उससे ज़्यादा सिबलिंग का, इस तरह से। अच्छा, भारत के अंदर सबसे पहले किडनी ट्रांसप्लांट कब किया गया था, तो भारत में सबसे पहले किडनी ट्रांसप्लांट जो देखने को मिला था अपने को ये 1971 में वेल्लोर में किया गया था, वेल्लोर में 1971 तमिलनाडु के अंदर, किसमें, सीएमसी में किया गया था ना, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज है उसके अंदर किया गया था सबसे पहले। तो देखो 1971 में सबसे पहले किडनी ट्रांसप्लांट किया गया भारत में, और अभी 2021 चल रहा है, तो लगभग पहला किडनी ट्रांसप्लांट जो होता उसको आज 50 साल पूरे हो चुके हैं। तो 50 साल पहले हमने पहला किडनी ट्रांसप्लांट किया था। दोस्तों ये किडनी से रिलेटेड या उत्सर्जन तंत्र से रिलेटेड हमने क्लास की, और बहुत ही शॉर्ट में इसको समझाने की कोशिश, क्योंकि लंबी क्लास हो जाती है बच्चा भी इतना इंटरेस्ट नहीं लेता है, तो हमने शॉर्ट में इस टॉपिक को समझाने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ आपको टॉपिक अच्छा लगा होगा। लाइक करना इसको, इस वीडियो को शेयर करना, ताकि सभी को किडनी की जो है जानकारियाँ मिले। और आप अगला किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हो, क्योंकि ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, अपना टॉपिक कमेंट करके जरूर बताना, हम उसी टॉपिक के ऊपर अगला वीडियो बनाएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।